हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज का टॉपिक। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज का इंपॉर्टेंट मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हम 12 इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। ये 12 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको हर जगह काम आएंगे, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही नहीं, आप कौन सा भी अकाउंटिंग पढ़ लो या तो फिर आप करियर बना रहे हो अकाउंटिंग में, तो ये 12 टर्म्स आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। ये बेसिक्स होते हैं अकाउंटिंग के। अगर ये 12 टर्म्स जान लिए तो आपको अकाउंटिंग करने में मुश्किल नहीं होगी। 12 टर्म्स में क्या क्या होगा, पहले हम देखेंगे कैपिटल का मीनिंग, उसके बाद सेकंड देखेंगे ड्राइंग्स का मीनिंग, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, डेटॉर्स क्या होता है, क्रेडिटॉर्स क्या होता है ये देखेंगे। उसके बाद यहां पर गुड्स क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, गेन क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है एंड लॉस क्या होता है। ये सारे 12 टर्म्स हम आज की इस वीडियो में डिटेल जानेंगे। दोस्तों, मैं आपको नोट्स देते हुए तो एक्सप्लेन करता ही जाऊंगा, लेकिन लास्ट में अगर आपको पीडीएफ भी चाहिएगा तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। वो पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। सो चलिए हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। आ जाइए यहां पर, जैसे हमारा मेन वीडियो का कॉन्सेप्ट ही था अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज क्या होता है, पहले उसका मीनिंग अच्छे से समझते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर मीनिंग दिख रहा होगा। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज रिफर्स टू द सेट ऑफ टर्म्स एंड डेफिनेशन यूज्ड इन फील्ड ऑफ अकाउंटिंग टू डिस्क्राइब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रिपोर्ट्स एंड प्रोसेसेस। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज यानी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या तो फिर डेफिनेशंस जो जरूरी होते हैं अकाउंटिंग में सारे ट्रांजैक्शंस करने के लिए, या तो फिर रिपोर्ट्स बनाने के लिए, या तो फिर अकाउंटिंग का सारा प्रोसेस करने के लिए, उसे कहेंगे दोस्तों हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। यानी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज यानी कुछ डेफिनेशंस, कुछ मीनिंग्स, कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है आपके अकाउंटिंग में, उस मीनिंग्स को कहेंगे दोस्तों हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। जैसे मैंने कहा आज के इस वीडियो में टोटल मैं आपको 12 मीनिंग्स समझाने वाला हूं, 12 टर्म्स समझाने वाला हूं जो आपको अकाउंटिंग फील्ड में हमेशा आपको जरूरी होते हैं। सो चलिए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है कैपिटल। कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल रिफर्स टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेस और एसेट्स दैट ए बिजनेस यूजेस टू फंड ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ। कैपिटल का मतलब पैसा या तो फिर एसेट्स जो बिजनेस यूज करती है अपने सारे ऑपरेशंस चलाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए या तो फिर ग्रोथ करने के लिए, उसे कहते हैं दोस्तों कैपिटल। कैपिटल का मतलब पैसा जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगता है, या तो फिर बिजनेस में जो रोज एक्टिविटीज होते हैं वो एक्टिविटीज चलाने के लिए जो भी पैसा लगता है उसे कहेंगे दोस्तों हम कैपिटल। सिर्फ पैसा ही नहीं, एसेट्स भी जो भी लगते हैं उसे कहते हैं हम कैपिटल। इट कैन इंक्लूड कैश, मशीनरी, बिल्डिंग और अदर एसेट्स दैट कंट्रीब्यूट टू जनरेट इनकम। इसमें कैपिटल में आपका कैश आ सकता है, मशीनरी आ सकता है, बिल्डिंग आ सकता है, या तो फिर और कौन से भी एसेट्स जो आपके ऑपरेशंस चलाने के लिए, आपके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगते हैं, उसे कहेंगे दोस्तों हम कैपिटल। समझ गए कैपिटल का मीनिंग। उसके बाद हमारा सेकेंड मीनिंग है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स रिफर्स टू अ मनी और एसेट्स विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम अ बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स का मतलब जो भी पैसा या तो फिर एसेट्स बिजनेस का ओनर ले रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे कहेंगे दोस्तों हम ड्रॉइंग्स। फॉर एग्जांपल बिजनेस का प्रॉफिट आया 10 लाख रुपए और बिजनेस ओनर क्या कर रहा है, सैलरी उठा रहा नहीं, क्या नहीं, वो क्या कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए 10 लाख में से 10,000 रुपए लेके अपने जेब में डाल रहा है। तो जो 10,000 रुपए उसने ले लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे कहेंगे दोस्तों हम ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स में पैसा भी विड्रॉ हो सकता है या तो फिर एसेट्स भी विड्रॉ हो सकते हैं, जिसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। उसके बाद थर्ड मीनिंग है एसेट्स। Assets are the resources owned by a business that have economic value and can provide future benefits. Assets वो रिसोर्सेस होते हैं जो कंपनी के नाम पे होते हैं, कंपनी उस रिसोर्सेस का ओनर होता है जिसका कुछ वैल्यू होता है उस रिसोर्सेस का, और वो रिसोर्सेस फ्यूचर में जाके कंपनी को मदद करते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों एसेट्स। एसेट्स यानी कुछ भी, अब जैसे लैंड है, लैंड क्या होती है, कंपनी के नाम पे लैंड है तो वो एसेट्स हो गया। मशीनरी है, कंपनी के नाम पे मशीनरी खरीदी गई तो वो एसेट्स हो गए, या तो फिर बिल्डिंग है कंपनी के नाम पे तो बिल्डिंग भी एसेट्स हो गए। जो भी चीज कंपनी के नाम पे है, कंपनी ओनर है उस चीज की, उसे कहेंगे दोस्तों हम एसेट्स। अगर वो बेचे तो हमें पैसा आएगा, जो भी चीज के हमें फ्यूचर बेनिफिट्स देगी उसे हम एसेट्स कहते हैं। एसेट्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड होता है करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, जैसे लैंड हो गया, मशीनरी, बिल्डिंग, उसे फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। सेकंड होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हैं, अगर हमें कैश चाहिए
तो वो बेच के हम सीधा कैश कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल स्टॉक, स्टॉक हमारे पास है, बेचे कैश आ जाएगा। सो करंट एसेट, फिक्स एसेट, दो टाइप्स के एसेट्स होते हैं। समझ गए एसेट्स का मीनिंग। उसके बाद फोर्थ है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होता है? लायबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और डेब्ट्स ए बिजनेस ओज टू एक्सटर्नल पार्टीज सच एज क्रेडिटर, सप्लायर्स और लेंडर्स। लायबिलिटीज होते हैं वो पैसा जो कंपनी को पे करना होता है दूसरे पार्टीज को, यानी कंपनी को पे करना है दूसरे पार्टीज के। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स है और सप्लायर्स है। सप्लायर के पास से रॉ मटेरियल्स खरीदा था लेकिन पैसे नहीं दिए थे, तो हमें पैसे देना होगा। जो भी पैसे हमें दूसरे पार्टीज को देना है तो उसे कहेंगे दोस्तों हम लायबिलिटीज। हमारे ऊपर, वो कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज है। या तो फिर लेंडर्स है, बैंक के पास ने हमने पैसे लिया था तो एक ना एक दिन तो हमें पे करना होगा। सो जो हमें पे करना होगा उसे हम कहेंगे दोस्तों लायबिलिटीज। लायबिलिटीज भी दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है करंट लायबिलिटीज, सेकंड होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होते हैं जो हमें पैसा एक साल के अंदर अंदर पे कर देना है, उसे कहेंगे करंट लायबिलिटीज। एग्जाम्पल बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, ये सारा हमारा करंट लायबिलिटीज में आया था। सेकंड नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होते हैं जो में एक साल के बाद, यानी इसका समय लंबे टाइम का समय होता है, जैसे क्रेडिटर्स। समझ गए लायबिलिटीज का भी पूरा कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारा फिफ्थ मीनिंग है डेब्टर्स। Debtors refers to a person or entity that owes money to a business for goods sold or services provided on credit. डेप्टर्स वो पर्सन होता है या तो फिर वो कंपनी होती है जिसे हमने क्या किया है, हमने जो गुड्स बेचते हैं वो गुड्स हमने उसे उधारी पे बेचा है। उधारी पे बेचा है तो पैसे हमें आएंगे, पैसे हमें कंपनी को आएंगे, तो वो पर्सन डेटर्स कहलाया जाता है। समझ गए? जिसके पास से हमें पैसे आना है उसे हम डेटर्स कहेंगे। उसके बाद सिक्स्थ मीनिंग है क्रेडिटर्स। Creditors refers to a person or entity to whom a business owes money for goods purchased or services received on credit. क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं या तो फिर वो कंपनी होती है जिसे हमें पैसे पे करना है। पैसे क्यों पे करना है? क्योंकि हमने उनकी सर्विसेज, जैसे रॉ मटेरियल्स हमने उधारी पे खरीदे हैं, तब हमने पैसे नहीं दिया था लेकिन अब हमें आगे जाके पैसे देना होगा, तो देने वाले को हम क्या कहेंगे? हम क्रेडिटर्स कहेंगे। क्रेडिटर्स यानी जिसे कंपनी पैसे पे करना है तो हम क्रेडिटर्स कहेंगे। जिसके पास से पैसे आना है तो हम उसे डेटर्स कहेंगे। दोस्तों समझ गए डेटर्स और क्रेडिटर्स में। उसके बाद हमारा सेवेंथ टर्म है गुड्स। गुड्स किसे कहते हैं? गुड्स रिफर्स टू टैंजिबल प्रोडक्ट्स दैट ए बिजनेस बायस, सेल्स और मैन्युफैक्चर्स एज ए पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशंस। अब जैसे कंपनी है, कंपनी क्या कर रही है? कुछ प्रोडक्ट सेल कर रही है, बना रही है, बेच रही है। तो वो जो प्रोडक्ट बेच रही है, अब जैसे मेरे पास कंपनी है, मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाता हूं, मेरी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो जो मेरा मोबाइल है जिसे मैं खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, उस मोबाइल को हम गुड्स या तो फिर प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो गुड्स का मतलब कोई भी सामान जो कंपनी खरीदती है, बेचती है या तो फिर अपने कंपनी में बनाती है, उसे हम कहते हैं गुड्स। उसके बाद एट्थ मीनिंग है रेवेन्यू। Revenue refers to income generated by a business from its primary activities such as sale of goods or providing services. Revenue होता है वो पैसा जो कंपनी अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज करने के बाद जो पैसा आता है, जैसे कुछ गुड्स हमने बेचे या तो फिर सर्विसेज डिलीवर की, उससे जो पैसा आता है कंपनी में उसे कहते हैं रेवेन्यू। जैसे मेरी मोबाइल कंपनी है, एग्जांपल के तौर पर मोबाइल मैंने बेचे, फॉर एग्जांपल 1 लाख मैंने मोबाइल बेचे, मुझे 1 करोड़ रुपए आए, वो 1 करोड़ रुपए जो मेरे कंपनी में आ रहे हैं उसे कहेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी जो सेल करे के बाद जो पूरा पैसा आ रहा है वो पूरे पैसे को हम रेवेन्यू कहते हैं। उसके बाद 9th है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द फाइनेंशियल गेन ए बिजनेस मेक्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स रेवेन्यू। सर ये प्रॉफिट और रेवेन्यू अलग अलग है क्या? हाँ बच्चों, प्रॉफिट और रेवेन्यू अलग अलग है। प्रॉफिट का मतलब जो रेवेन्यू हमें मिला था पूरा गुड्स बेचे के बाद, जो पूरा पैसा आया था, पूरे पैसे में से जितना भी एक्सपेंसेस लगा, अब जैसे एक्सपेंसेस होते हैं सैलरी पे करना, रॉ मटेरियल्स का पैसा, रेंट का पैसा, वो सारे रेवेन्यू के अंदर जितना हमने एक्सपेंसेस माइनस किया तो जितना पैसा बच गया हमारा प्रॉफिट कहलाया जाता है। दोस्तों रेवेन्यू जो पूरे सेल करे के बाद जितना पैसा कंपनी में आया उसे रेवेन्यू कहते हैं। उस रेवेन्यू में से जितना हमने एक्सपेंसेस माइनस किया, माइनस करे के बाद जितना पैसा बच गया उसे कहते हैं प्रॉफिट। समझ गए? उसके बाद 10th मीनिंग है गेन।
ए गेन रिफर्स टू इंक्रीज इन एसेट्स or income from non-operating activities such as selling assets for more than its purchase price or receiving one-time payment. Gains are typically irregular and not part of a business normal operations. Gain क्या होता है दोस्तों? इनकम में बढ़त होना या तो फिर एसेट्स में बढ़त होना, इंक्रीज होना। ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आपके रेगुलर काम की वजह से आपको ये इनकम नहीं मिल रहा है, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये आपके बिजनेस में बहुत ही कम फायदा होता है इस चीज का, जिसे हम कहते हैं गेन। जैसे अब आपकी मशीनरी थी 50,000 की, लेकिन आप बेच रहे हो 70,000 का, 20,000 रुपए जो फायदा हो रहा है उसे कहेंगे दोस्तों गेन। ये आप हमेशा तो मशीनरी बेचते नहीं रहोगे, आपका बिजनेस मशीनरी बेचने का है ही नहीं। आपने मशीनरी खरीदा, यूज कर लिया, यूज करे के बाद बेच रहे हो, बेचे से जो पैसा आ रहा है 20,000 रुपए, वो आपके लिए गेन होगा। ये आपके लिए प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट क्या होगा? वो रेवेन्यू में से आप कॉस्ट माइनस करो तो जो आपका पैसा आ रहा है वो प्रॉफिट होता है। लेकिन गेन का मतलब ये आपका नॉन ऑपरेशन एक्टिविटीज होता है, ये आपके लिए रेगुलर नहीं होता है, ये आपके लिए कभी कभी चीज आती है। जो आप बेच रहे हो, एसेट्स बेच रहे हो, कम प्राइस का है, आपने ज्यादा में बेच दिया, तो उसे कहते हैं दोस्तों गेन। समझ गए गेन है भी। उसके बाद 11th है एक्सपेंसेस। Expenses are the cost incurred by a business in process of earning revenue. रेवेन्यू कमाने के लिए जितना भी खर्चा बिजनेस को लग रहा है, कंपनी को लग रहा है, उसे कहेंगे एक्सपेंसेस। जैसे दिस इंक्लूड्स कॉस्ट सच एज रेंट, सैलरीज, यूटिलिटीज, रॉ मटेरियल्स एंड अदर ऑपरेशनल कॉस्ट। अब जैसे रेवेन्यू कमाना है, हमें मोबाइल्स बेचने हैं, तो कुछ खर्चे भी लगते हैं, जैसे रेंट पे करना कंपनी का, ऑफिस का, सैलरीज देखना एम्प्लॉयज को, दूसरे कुछ भी यूटिलिटीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, और साथ ही साथ रॉ मटेरियल्स खरीदना, और दूसरे भी जितने भी ऑपरेशनल कॉस्ट आएंगे रेवेन्यू कमाने के लिए, उन सारों को कहेंगे दोस्तों हम एक्सपेंसेस। उसके बाद लास्ट मीनिंग है लॉस। Loss refers to a situation where expenses exceed revenue or when the selling price of an asset is less than its purchase price. Loss हम दो सिचुएशन को कहेंगे दोस्तों। पहला तो जब आपके रेवेन्यू से ज्यादा आपका एक्सपेंसेस ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, तो तब हम उसे लॉस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने रेवेन्यू किया 10 करोड़ का, लेकिन आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं 11 करोड़ के, 1 करोड़ आप लॉस में जा रहे हो, उसे हम लॉस कहेंगे। और जब आप कोई एसेट्स परचेस प्राइस से कम में बेच रहे हो, तो उसे भी हम लॉस कहेंगे। आपने मशीनरी खरीदी थी 50,000 की, आपने पूरा यूज कर लिया और आप बेच रहे हो 30,000 में, तो घाटा कितने का हो रहा है? 20,000 का घाटा हो रहा है। तो ये 20,000 का जो घाटा हो रहा है उसे भी हम लॉस कहेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज का। थोड़ा वीडियो बड़ा बन गया, लेकिन आई होप आपको ये वीडियो समझने आ गया। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, और जैसे मैंने कहा था, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भी प्रोवाइड करूंगा। उस पीडीएफ में आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज का डिटेल में मीनिंग मिलेगा, और ये जो 12 टर्म्स हमने देखे, वो सारे 12 टर्म्स के मीनिंग आपको और डिटेल में मिलेंगे उस पीडीएफ में। लेकिन आपको उस पीडीएफ के लिए सिर्फ आपको 10 रुपीज पे करने होंगे। मेरे लेफ्ट में, मेरे राइट में आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर व्हाट्सएप नंबर पे आपको हाई बोल के और कौन सा पीडीएफ चाहिए वो मैसेज करना होगा, और फर्दर इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी दोस्तों। ये हो गया पीडीएफ का। अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक प्लेलिस्ट बना दिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। जितने भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस रहेंगी वो सारे उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप एक बार चेक कर ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।